This conference will now be recorded. एंड प्रोजेक्ट नंबर 10 में आज का आपका आता है द डिप्लॉय मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। डिप्लॉय मल्टी जोन इंफ्रा इन क्लाउड। आपको मल्टी जोन इंफ्रा बनाना है कहां पर? क्लाउड पे। देन ईच जोन रिक्वायर 100 सर्वर। हर जोन में हमारे 100 सर्वर्स होने चाहिए। तो ये हमारा है कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉय वेबसाइट विद ये छोड़ देते हैं। तो डिप्लॉय वेबसाइट, तो ये हमारा एक टास्क है कि हमें एक मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। Got it? Then each zone required 100 servers and deploy website। उसके बाद हमें वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है। तो guys, अगर मल्टी जोन है तो पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट मल्टी जोन वीपीसी। यस और नो? मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? मल्टी जोन वीपीसी। देन पॉइंट नंबर 2, क्रिएट सर्वर। दोनों जोन में हमें सर्वर्स बनाने पड़ेंगे। देन पॉइंट नंबर 3, डिप्लॉय वेबसाइट। ये 3 काम हमें करने हैं। सर्वर्स के लिए हमें वो AMI बनाना, मतलब कि कस्टम इमेजेस आप लो या डिफॉल्ट AMI लो, जो भी आप प्रोसेस यूज करते हैं, आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपनी वेबसाइट। बट गाइज अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, पूछ मत क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जो भी लैब करी थी वो मल्टी जोन नहीं करी थी। मल्टी जोन का मतलब कि अगर आपने अपने 2 सर्वर अलग अलग जोन में भी बनाए, आपने अगर जोन ए में सर्वर बनाया है और अगर आपने अपना सर्वर जोन बी में बनाया, और आप लोग क्या करते थे, नाउ यू कैन कनेक्ट दिस सर्वर थ्रू अ सेम वीपीसी। इस वीपीसी के अंदर 2 जोन के आप वीपीसी बनाते थे सबनेट, और दोनों सबनेट के साथ अलग। तो गाइस ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मल्टी जोन नहीं है, दिस इज अ सिंगल जोन इंफ्रास्ट्रक्चर। रीजन कि अगर आपने यहां पर वेबसाइट बनाई है तो इस सर्वर का आप कोई पर्टिकुलर आईपी यूज करते हो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। हर सर्वर का अपना क्या होता है? आईपी होता है। आप इस आईपी से कहते हो, मैं कहता हूं कि मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फेलियर, कि अगर मेरा सर्वर ये क्रैश करता है तो इसी आईपी से मेरे दूसरे सर्वर की वेबसाइट एक्सेस क्या होती है? समझ गए? अब मुझे चाहिए कि मेरा लोड शेयरिंग होनी है, कि अगर मेरा एक सर्वर डाउन होता है तो मेरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर से आए। लुक लाइक कि घर में आपने जनरेटर या इन्वर्टर लगाया हुआ है, कि अगर आपकी पावर कट होती है तो जनरेटर ऑन हो जाता है या इन्वर्टर आपको क्या देता है? पावर बैकअप देता है, आपकी सर्विस नहीं रुकती है। बट यहां पर क्या हो रहा है कि यहां अगर आपका सर्वर ही क्रैश हो जा रहा है तो आपकी वेबसाइट भी क्या हो जा रही है? बंद। तो जब भी आप मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे गाइस, तो वहां पर आपको लोड बैलेंसर यूज, क्या यूज करना पड़ेगा? लोड बैलेंसर यूज करना। अब लोड बैलेंसर का क्या काम है? तो गाइस यहां पर जो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट है, लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू ऑल कनेक्टेड सर्वर। आपने जितने भी सर्वर्स हैं, तो लोड बैलेंसर से पहले आपको क्या करने पड़ेंगे? आपको एक बनाना पड़ेगा टारगेट ग्रुप। यू कैन क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। द टारगेट ग्रुप वो ग्रुप होता है जहां पर लोड बैलेंसर क्या करेगा? अपनी रिक्वेस्ट को भेजेगा। तो ये मेरा हो गया लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर क्या करेगा? अपनी रिक्वेस्ट को कहां पर भेजेगा? टारगेट ग्रुप के अंदर।
अब load balancer is connected through a internet. लोड बैलेंसर किसके साथ कनेक्ट है? इंटरनेट। यानी कि अब आप में से कोई भी अगर वेबसाइट एक्सेस करेगा तो वो रिक्वेस्ट आपके कहां पर आएगी ना? वो रिक्वेस्ट आपके आएगी लोड बैलेंसर। यानी कि अब सबको रिक्वेस्ट कहां पर भेजनी है? एंड टारगेट ग्रुप के अंदर आपके होंगे सर्वर। टारगेट ग्रुप के अंदर क्या चीजें ऐड ऑन होंगी? आपके सर्वर्स होंगे। यानी लोड बैलेंसर का क्या काम है? लोड बैलेंसर इक्वली ट्रांसफर ट्रैफिक टू ऑल सर्वर। यानी कि लोड बैलेंसर का काम है कि अगर आपके पास 1 लाख रिक्वेस्ट आई तो उन 1 लाख रिक्वेस्ट को वो इन तीनों के तीनों सर्वर्स पे क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि अब हमारे एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्या है कि अभी तक हम जो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? सर्वर के आईपी से वेबसाइट एक्सेस कर। उस केस में आउटसाइडर को डायरेक्ट हमारे सर्वर का आईपी पता था, जो कि एक अनसिक्योर प्रोसेस है। अब हम लोगों ने यहां पे दे दिया है सिक्योरिटी कि अब कोई भी ट्रैफिक आएगा तो वो ट्रैफिक कहां पर आएगा? हमारे लोड बैलेंसर पे आएगा। लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि वो ट्रैफिक को मुझे किस सर्वर पे भेजना है। तो वो क्या करेगा? उस ट्रैफिक को भेजेगा टारगेट ग्रुप में। अब टारगेट ग्रुप में 1000 सर्वर्स लगे हुए, तो जो भी सर्वर फ्री होगा वो रिक्वेस्ट उस वाले सर्वर पे चले जाए। बट यहाँ जो 1000 सर्वर्स है, द ऑल 1000 सर्वर इज अ मिरर कॉपी विद ईच अदर। वो सारे सर्वर्स एक दूसरे की मिरर कॉपी होंगी, क्योंकि अगर एक सर्वर क्रैश हुआ तो सेम वेबसाइट आपको दूसरे सर्वर से भी मिलनी चाहिए। तो अगर मुझे 100 सर्वर टारगेट ग्रुप में एक जैसे बनाने हैं तो मैं किसकी हेल्प से बनाऊंगा? नाउ कि मैं 100 सर्वर्स किसकी हेल्प से क्रिएट करूंगा? कस्टम एएमआई के थ्रू। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा? हर सर्वर पे बार बार जाके क्या करनी पड़ेगी? लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट। तो मैंने इसलिए कस्टम इमेज बनाई है कि मुझे अगर एक जैसे सर्वर्स बनाने हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट चल रही है, तो अगर ये सर्वर डाउन गया तो वेबसाइट बंद हो जानी चाहिए। बट लोड बैलेंसर क्या करेगा? उसी ट्रैफिक को वो दूसरे सर्वर पे एग्जीक्यूट कर देगा। बट यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आने चाहिए जो आपके पहले वाले सर्वर पे आ रहे हैं। अब वो कब आएंगे? जब ये दोनों सर्वर एक दूसरे की क्या होंगे? मिरर कॉपी होंगे। गाइस गॉट इन माय पॉइंट? आदित्य, हर्षित, राहत, संभव? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस? इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है AWS use n number of load balancer. AWS use different kinds of load balancer and access परमिशन। यानी कि यहां पर भी एक कंडीशन है कि जब भी आप लोड बैलेंसर यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोड बैलेंसर है। तो यहां पर जो सबसे पहले AWS आया था तो क्लासिक लोड बैलेंसर था। सबसे पहले जब AWS लॉन्च हुआ था तो एक ही लोड बैलेंसर था, वो था क्लासिक। यानी कि क्लासिक जो लोड बैलेंसर था वो एप्लीकेशन के बेस पे भी लोड शेयर करता था, यानी कि प्रोटोकॉल्स के बेस पे भी, और नेटवर्क यानी कि आपके आईपीस के बेस पर भी लोड शेयरिंग करता था। लेकिन उसके बाद AWS ने क्या करा? इन दोनों को अलग अलग भी बना दिया। यानी कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नेटवर्क को अलग। यानी कि अब उन्होंने इसी एक की जगह 3 में कर दिया है कि अगर सिर्फ किसी को प्रोटोकॉल्स के बेस पर या HTTP और HTTPS के बेस पे डेटा शेयरिंग करनी है तो वो कर सकता है। किसी को बैंडविड्थ और नेटवर्क के बेस पर शेयरिंग करनी है तो वो उसके बेस पर कर सकता है, या जिसको कंबाइन करना है तो कंबाइन। बट क्लासिक अब यूज नहीं होता है, बट अभी भी उसने वहां पर एड ऑन करा हुआ है। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक और नया लोड बैलेंसर उन्होंने एड ऑन करा है, गेटवे लोड बैलेंसर। तो अभी हम गेटवे पढ़ने रहे, अभी हम ये 3 पढ़ेंगे, जिसमें से 2 मैं आपको कराऊंगा और एक आपको खुद से करना है पढ़ के। क्लियर? अब ये तो था लोड बैलेंसर टाइप कि आप कौन सा लोड बैलेंसर यूज करना चाहते हो। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस।
कि लोड बैलेंसर को एक्सेस करने की भी दो टाइप की आपकी परमिशन। पहला आपका इंटरनल एक्सेस, जिसको हम प्राइवेट एक्सेस भी बोलते हैं। और प्राइवेट एक्सेस का मतलब है विद इन क्लाउड। अगर आप ये वाला एक्सेस देते हैं तो ये सिर्फ आपका विद इन क्लाउड ही एक्सेस होगा, विद इन क्लाउड और वीपीसी। यानी कि आपने जिस वीपीसी पर अपना लोड बैलेंसर लगाया है और सर्वर लगाए थे, उसी वीपीसी पर ही जो सिस्टम कनेक्ट होगा उसी के साथ ही एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन दूसरा है आपका पब्लिक, या जिसको हम इंटरनेट फेसिंग भी बोलते हैं। और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बनाता हूं तो आप इससे रिलेटेड चीजों को वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको विद इन कंपनी में अपनी सर्विसेज को टेस्टिंग करना है तो आप इंटरनल बनाइए। अगर आप अपनी वेबसाइट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराना चाहते हैं तो एक्सटर्नल। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्लाउड, तो मैं कौन सा लोड बैलेंसर यूज करूं? नाउ आई एम यूजिंग अ एक्सटर्नल। तो अब इस लैब को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ VPC, then I'm create a two server, then I'm create a target group, then I'm create load balancer, then attach server with load balancer. So now I'm just come to here, click on VPC. तो सबसे पहले हम VPC अपना क्रिएट कर रहे हैं एंड इनसाइड द VPC यहाँ पर मेरे पास एक VPC बना हुआ है। VPC के अंदर ये वेब सर्वर सबनेट 1 यहाँ पर बना हुआ है एंड नाउ आई एम डिलीट दिस सबनेट। और मैं क्या करता हूँ, अब नया सबनेट दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ एंड सिलेक्ट VPC, वेब सर्वर VPC। टोटल आईपी क्या है? 26 है, यानी कि 64। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 50-50 की 100-100 की रिक्वायरमेंट हुई तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग VPC बनाएंगे। बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेवलपर SUB subnet 1 and single zone A, give the IP 10.0.0.0/27। तो 26 पे मेरे 64 IPs आ रहे हैं, 27 मैंने यहाँ पे दे दिया एंड एड सबनेट एंड लाइक TESTING टेस्टिंग सबनेट एंड टेस्टिंग सबनेट में आने के बाद नाउ सिलेक्ट जोन B एंड गिव द 10.0.0.32/27। तो गाइस ये यहाँ पर मैंने दो सबनेट बना दिए। देन क्रिएट सबनेट और उसके बाद नाउ हम जस्ट कम टू द रूट टेबल। मेरी एक वेब सर्वर एक्सेस रूट टेबल है और ऐड सबनेट इन दिस रूट टेबल। उसके अलावा मेरी रूट टेबल्स और वो सारी चीज ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो मुझे और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग VPC को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो मर्जी आपकी है, या तो आप क्या करें, अपने एग्जिस्टिंग VPC को चेंज कर लें, या आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नया। बट मैंने आपको बताया था कि हम हर बार नई चीजें नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई चीजें पहले से ही हैं तो हम उसको मॉडिफाई करें। तो गाइस ये मेरा VPC रेडी हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द सर्वर। मैं अब सेकेंड ऑप्शन पे आ रहा हूँ, सर्वर पे, यानी कि आई एम कम टू EC2 एंड EC2 पे आने के बाद सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर AMI। तो यहाँ पर मेरे पास एक AMI पड़ी हुई है जो कि मेरी फ्लिपकार्ट की। गॉट इट गाइस? ये मेरी एक फ्लिपकार्ट की AMI पड़ी हुई है यहाँ पर। यस और नो? तो मैं को सर्वर बनाना है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस AMI एंड लॉन्च स्ट्रीम।
और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक का वेब SERVER सर्वर 1, पहला सर्वर बना रहा हूँ। ऑलरेडी AMI से उसने सिलेक्ट कर दिया, ये मेरी कस्टम MIS पे मेरी वेबसाइट ऑलरेडी डिप्लॉय हो रखी है। So now the key pair with proceed without a key pair. I know the password. Network एडिट करके, क्योंकि मुझे मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले मैं अपना ही VPC सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास दो सबनेट्स हैं, एक टेस्ट और एक डेवलपर। नाउ क्लिक ऑन सबनेट 1, इनेबल अ पब्लिक IP एड्रेस, सिक्योरिटी ग्रुप। आई एम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना हुआ है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ वेब SERVER सर्वर -SG एंड अलाउ ऑल ट्रैफिक। फिलहाल मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूं एंड ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, और यहां पर मैं ऑल ट्रैफिक सिलेक्ट कर लेता हूं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोटोकॉल ऐड ऑन कर सकते हैं। देन लॉन्च इंस्टेंस। तो यहां पर मैंने अभी ये पहला सर्वर बनाया, मैं नंबर ऑफ इंस्टेंस पे अगर 2 कर देता तो वो 2 सर्वर तो बनते लेकिन सेम ही जोन में बनते, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से बनाऊं। तो ये मेरा क्या है, कस्टम इमेज के थ्रू मैंने क्या बनाया, अपना सर्वर बनाया है। तो दिस इज अ वेब सर्वर 1। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा सर्वर बना रहा हूँ, बट मैं कस्टम इमेज से नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट इमेज से बना के एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं दोनों पे वेबसाइट अलग अलग डालता हूँ। गॉट इट। या मैं एक काम करता हूँ, चलिए फिलहाल तो मैं इसी के थ्रू बनाता हूँ, फिर अगली वाली लैब में करेंगे। अगेन ये दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉन्च इंस्टेंस जाइए आप, देन गिव द वेब SERVER सर्वर 2, और यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप माई एमआईज में जाके अपनी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट करता हूँ तो फर्क क्या आएगा, मैं उसको लॉगिन करूंगा, उस पर IIS सर्विस इंस्टॉल करूंगा और फिर वेबसाइट एग्जीक्यूट करूंगा। बट मेरा टाइम सेविंग हो रहा है, मुझे कौन सी वेबसाइट क्या सेटिंग देनी है, तो उसके लिए मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट करा T2.micro की पेयर, प्रोसेस विदाउट अ की पेयर, नेटवर्क सिलेक्ट डिफॉल्ट VPC की जगह मैं कस्टम VPC सिलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। देन सबनेट 2 में इस बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इनेबल अ पब्लिक IP एड्रेस, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड लॉन्च स्टेप। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने 2 सर्वर्स अपने बनाए, यानी कि पहले VPC क्रिएट करा, देन 2 सर्वर, क्योंकि अब मैं वो बार बार पूरी चीज स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं जिसको पहली चीजें क्लियर है वो अब आगे की लैब कर पाए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर बता रहा हूँ, तो ना तो मैं ये बताऊंगा कस्टम AMI कैसे बनती है, वेब सर्वर किस तरीके से बनते हैं, कस्टम VPC किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका। नाउ गाइस अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अब मुझे वेबसाइट चेक करनी थी, दोनों के दोनों सर्वर सेम ही वेबसाइट यानी कि सेम ही कस्टम इमेज से बना है। तो आप देखिए दोनों सर्वर मिरर कॉपी हो, यानी कि अगर मैं इस सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ वाया दिस IP 183.182, तो आप देखेंगे सेम ही वेबसाइट ओपन होगी। और अगर मैं दूसरे IP से करता हूँ, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये हमने 2 सर्वर्स अगर अलग अलग जोन में बना दिए तो ये मेरा मल्टी जोन बन गया। गाइस ये मल्टी जोन नहीं है। मल्टी जोन का मतलब है कि अगर मेरा ये सर्वर फेल होता है तो ये वाले सर्वर की रिक्वेस्ट यहाँ जो क्लाइंट एक्सेस कर रहा है वो दूसरे सर्वर पे अपने आप चला जाए। मल्टी जोन का मतलब है बैकबोन। यहाँ तो ये 2 अलग अलग URL हो गए आपके, सेम IP पे तो नहीं है ना, यस और नो। तो अगर यहाँ पर ये वाला सर्वर क्रैश हो जाए तो ये वाली URL चलना बंद हो जाएगा, इस IP से एक्सेस ही नहीं होंगी। फिर आप नए IP से तो आपके बार बार गूगल का IP चेंज करते हो, आप तो google.com डालते हो और आपकी वेबसाइट आपके पास एक्सेस होती है। Guys, got it my point? Everyone? Guys, Sir. please reply. Got it the point? क्या चीज बताना चाह रहा हूं मैं? तो अब यहां पर मैंने क्या करा है, 2 सर्वर को एग्जीक्यूट कर दिया। अब सर्वर एग्जीक्यूट करने के बाद की नेक्स्ट बारी हमारी क्या आती है,
तो इसके बाद वाली जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गाइस, यहाँ पर वो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट, कि हम इसको मल्टी जोन कैसे बनाएं। तो मल्टी जोन बनाने के सर एक लिए क्वेश्चन है। हमें, हाँ बताओ। सर जब ये जो हमारी वेबसाइट दो जगह चल रही है, तो इसके बाद जो हम वेबसाइट का डेटा है वो अगर कोई एक बंदा जो चला रहा था दोनों वेबसाइट वो लेना चाहेगा तो उसको कैसे मिलेगा? डेटा सेव कहाँ होता है वेबसाइट का, आपको ये पता है संभव? सर जब अलग अलग जगह पे चल रहा है डेटा, यार और डेटा अलग कहाँ जगह से सेव, अलग अलग सर्वर डेटा से आ सेव रहा है। कहाँ हो रहा है? आपने डेटा की लोकेशन कहाँ पर बनाई है, मुझे ये तो बताओ। वेबसाइट का डेटा डेटाबेस के अंदर जाता है, यस और नो? और ये अलग अलग सर्वर पे चल रहे हैं तो सारे यार अलग अलग सर्वर सर्वर का डेटा मेरा एक ही जगह समझ जाएगा। ही नहीं रहे यार, मेरी आप बात ही समझ नहीं रहे हो, मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ आपको। यार वेबसाइट अलग अलग सिस्टम पे चल रही है, डेटा वेबसाइट में आता है क्या? आप गूगल पे जाते नहीं हो, नहीं। फिर ड्राइव एक्सेस करते हो, तब ड्राइव के अंदर डेटा रखते हो। तो डेटा क्या होता है मुझे ये बताओ, डेटा है क्या चीज, पहले मुझे ये बताओ। डेटा और इंफॉर्मेशन है। डेटा किस में सेव होता है, डेटा किस स्टोरेज चीज में। के अंदर सेव? तो वेबसाइट जो बनाएगा तो वो मेरे स्टोरेज का लिंक देगा ना वेबसाइट में, कि अगर कोई यहाँ पर ये फॉर्म भरता है तो ये डेटा उस स्टोरेज के अंदर जाना चाहिए। डज नॉट मैटर कि वो वेबसाइट किस सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है। भाई आप किस टीवी पे क्रिकेट मैच देख रहे हो, डज नॉट मैटर, क्रिकेट मैच तो एक ही जगह हो रहा है, आप उसको 100 जगह से देख रहे हो ना, यस और नो? हर यस। कोई अपने मोबाइल में पेटीएम यूज कर रहा है, तो ये थोड़ी ना पेटीएम ने हर बंदे के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोले हैं, पैसा तो एक ही जगह रखा है ना, सेंट्रलाइज। पेटीएम ने तो एक बार अपने करोड़ अपने अकाउंट में रख दिए 1000 करोड़। अब सब लोग जब करते हैं तो 1000 करोड़ में से सबका माइनस है, इंडिविजुअली सबको 1000 करोड़ नहीं दिए उसने। तो यहां पर ये चीज है कि डेटा अलग चीज है, वेबसाइट अलग चीज है। डेटा या तो स्टोरेज के अंदर जाएगा या डेटाबेस के अंदर जाएगा, उसमें भी डिपेंड है कि स्ट्रक्चर डेटा है या अनस्ट्रक्चर डेटा की फॉर्मेट है, वो तो वेबसाइट डेवलपर बनाएगा। तो वो जब वेबसाइट बनाता है तो वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पर जाते हैं, आपने किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक करा, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी करने का। अब वो इंक्वायरी का जो फॉर्म है उसकी लोकेशन डेवलपर ने कहां पर दी है, वो डेटाबेस के अंदर देगा। अब डेटाबेस आपने कहां बनाया हुआ, अगर आपने किसी सर्वर पे बनाया तो पर्टिकुलर उसी सर्वर पर ही जाएगा, लेकिन अगर आपने डेटा को सेंट्रलाइज बनाया तो सेंट्रलाइज भी जाएगा। समझे तालिब? यस सर। हाँ, कोडिंग सीखो थोड़ी सी यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। तो मैं वही पूछा था कि डेटा क्या होता है, वर्ड डेटा का मीनिंग क्या समझू मैं यहाँ पर। भाई ये तो आपने वेबसाइट एक्सेस करी है ना, ये वेबसाइट डेटा थोड़ी ना है, ये तो मेरे सर्वर पर है। डेटा तो वो होगा ना जो आप लोग अपलोड करोगे, या तो नो तालिब? यस सर। तो वो डेटा जब अपलोड होंगे तो आप, कंपनी बताएगी ना, अगर कोई भी डेटाबेस में कोई भी डेटा करता है तो उसको या तो आप S3 स्टोरेज में माउंट कराओ कि डेटा मेरा वहां पे सेव होना चाहिए, या तो नो? या मेरा डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए। उस हिसाब से फिर डेवलपर वेबसाइट बनाएगा और वो बैकएंड में क्या करेगा, उन स्टोरेज जिसको कनेक्ट करके देगा। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रेज हो रहा है कि वो चीजें पता नहीं, क्योंकि अगर वो चीज पता होती कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, कि डेटाबेस अलग है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हर कोई बंदा ना सिर्फ सिस्टम पे काम करता है, तो उसको ये लगता है कि अगर हम लोकल सिस्टम पे हमारी हार्ड डिस्क में डेटा सेव हो रहा है तो कंपनी में भी इसी तरीके से सेव होता होगा। ये एक मेंटल ब्लॉकेज है। कंपनीज में हर चीज अलग अलग लोकेशन पे होती है। मैं चाहता हूं कि मेरा, आप वेबसाइट इंडिया के सर्वर पर है लेकिन उसका डेटा यूएस में जाना चाहिए, तो स्टोरेज मैंने यूएस में बनाया है। तो ये इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करा, इसलिए हम लोगों को नहीं पता होता, बट क्वेश्चन उसका सही है, इसलिए मुझे बताना जरूरत है कि डेटा होता क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सर्वर्स बना दिया, तो अब हम सर्वर्स को इन आईपी से एक्सेस नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सर्वर्स के आईपी किसी के पास जाए। गॉट इट माय पॉइंट?
क्योंकि सर्वर्स के आईपी का मतलब है कि उसको ये पता लग रहा है कि मेरे सर्वर किस लोकेशन पर एग्जीक्यूट है या कहां पर मेरा सर्वर है। तो अब मैं अपने सर्वर्स को सिक्योर करना चाहता हूं कि किसी का भी ट्रैफिक मेरे सर्वर के पास डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर्वर के आईपी पे आ रहा है, दैट मींस कि डायरेक्ट मेरे सर्वर पे आ रहा है और वो मेरे सर्वर को हैक कर सकता है। तो नाउ कि आई एम यूजिंग लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के लिए सबसे पहले आते हैं टारगेट ग्रुप। द टारगेट ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर, जिसको हम बैकएंड पूल भी बोलते हैं। तो टारगेट ग्रुप क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर, जहां पर आप अपने सर्वर को रखोगे, यानी कि ग्रुपिंग करोगे कि ट्रैफिक कहां आएगा। तो ट्रैफिक मैं नहीं चाहता ना एक एक सर्वर पे आए, मैं तो यहाँ पे 1000 सर्वर है कि मैंने बोल दिया है कि ये रेलवे काउंटर है, यहाँ 10 काउंटर, आप किसी भी काउंटर से जाकर अपने टिकट बुक करा लो। तो वो जो रेलवे टिकट का जो ऑफिस है, दिस इज कॉल्ड टारगेट ग्रुप। अब उसके अंदर कितने काउंटर्स हैं? 10 काउंटर्स। तब आप कोई भी जाएगा किसी भी काउंटर से रेलवे टिकट बुक करा सकता है, बट ड्यू टू एक्सवाइजेड उसमें से 3 काउंटर क्या हो गए? डाउन हो गए। तो रिमेनिंग 7 तो एक्टिव हैं, बट अगर एक ही काउंटर रहता वहां पे तो। बट अब क्या है? अब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, मल्टीपल ऑप्शन दे दिए कि आपका काम, यानी कि जो कस्टमर मेरा आ रहा है उसका काम, मेरे क्लाइंट का जो काम है वो सर्विस रुकनी नहीं चाहिए। So simple, so I'm just click on create a target group. Your load balancer routes request to the target in a target group. तो यहां पर मैं चाहता हूं इंस्टेंसेस वाया किस प्रोटोकॉल। तो वेबसाइट हमारी पोर्ट नंबर 80 से होती है एक्सेस, तो यहां पर वही प्रोटोकॉल्स अलाउड कराने पड़ेंगे और सर्वर पे भी और लोड बैलेंसर के अंदर भी। अगर आपने पोर्ट नंबर अलग कर दिए तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आप गेट नंबर 1 की चाबी लेके आए बट आगे गेट नंबर 2 है, उस पर ताला कोई और लगा हुआ है। बट अगर मैं कहता हूं चारों गेट की मास्टर की है तो एक ही चाबी से सब ओपन हो जाएंगे। तो आपको प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर से यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा कि मैंने सर्वर्स बनाए हैं कस्टम वीपीसी पर। तो अब आपने अगर यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी सिलेक्ट कर लिया तो भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नाउ आई एम सिलेक्ट माय ओन वीपीसी। प्रोटोकॉल्स हैं वर्जन 1 वर्जन 2 एंड गिव द टारगेट ग्रुप। सो लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया माई बैकएंड सर्वर टीजी। तो मेरे सारे के सारे बैकएंड सर्वर कहां पर कनेक्ट होंगे? टारगेट ग्रुप के अंदर। एंड नाउ नेक्स्ट, अब वो पूछेगा आपसे सर्वर अटैच करने के लिए। तो मैं अभी सर्वर अटैच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास टारगेट ग्रुप बना हुआ हो, क्योंकि नए में तो बनाते वक्त आ रहा है ऑप्शन, बट कंपनी के पास अगर आप जाते हो तो हो सकता है वहां पे टारगेट ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ हो। अब वो कहता है कि सर्वर नंबर 2 को रिमूव करो और वहां पे सर्वर नंबर 5 और 7 को ऐड करो। सर्वर 2 क्या हो गया? किसी भी XYZ रीजन से डाउन हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, वट कुछ भी हो गया, तो कहते हैं भाई जो सर्वर खराब है उसको रिमूव करो और वहां पे एक्टिव सर्वर्स को क्या करिए आप? एड ऑन करो। यानी कि अब टारगेट ग्रुप थोड़ी ना बनाना है मुझे, तो अब क्या करना है? सर्वर्स को एड एंड रिमूव करना है। So simple, I am just click on the target group, then registered target का ऑप्शन आएगा, then select the server. Right now I am select the bot server. अब मैंने यहाँ पे दोनों सर्वर सिलेक्ट कर लिए, then include as pending below and registered target. Now कि अब मैंने टारगेट ग्रुप में भी ऐड कर दिया, बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक है वो सेंट्रलाइजली आना चाहिए, यानी कि अब कोई भी सर्वर एक्सेस करे तो कोई भी सर्वर से मेरी रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो नाउ आई एम यूजिंग कि मैं लोड बैलेंसर इसलिए लगा रहा हूं कि अगर मैं ये सिंपल सा कहता हूं यहां पर कि मेरे एक सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने, अगर आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट जिस तरीके से अभी तक आप कर रहे थे, आप डायरेक्ट आईपी से सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट 2 लाख आ गई, तो इस सर्वर की कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। दैट मीन्स कि ये सर्वर क्या हो जाएगा? आपका रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। तो अब मैं कहता हूं कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरा सर्वर क्रैश ना हो, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यस, वी आर यूजिंग अ लोड बैलेंसर कि अब अगर रिक्वेस्ट 1.5 लाख आती है या 3 लाख आती है तो यहाँ 3 सर्वर है, अब वो तीनों सर्वर पे क्या हो जाएगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर उसी टाइप का तो बनाना है कि मेरी सर्विस डाउन नहीं जानी चाहिए। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ लोड बैलेंसर। तो क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। सबसे पहले बता रहा हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड HTTPS। तो
इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, डिफरेंट एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो मंडे के लिए आपको 2-3 क्वेश्चंस और दे रहा हूं जिसके आंसर्स आपको मुझे लिख के व्हाट्सएप करने हैं पर्सनली, और ट्यूसडे में पूछूंगा क्योंकि मंडे आप लोगों की क्लास नहीं है। व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर, व्हाट इज क्लासिक लोड बैलेंसर एंड डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। देन क्रिएट। अब मैंने जैसे क्रिएट करा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माई लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेबसाइट एक्सेस करें तो कौन सा सिलेक्ट करूं? गाइस, अगर आप सभी लोग वेबसाइट को एक्सेस करें तो कौन से वाला एक्सेस करूं? इंटरनेट फेसिंग। सर ऊपर वाला इंटरनेट फेसिंग। तो इंटरनेट फेसिंग। देन नेटवर्क, तो नेटवर्क में हम कौन सा वीपीसी यूज कर रहे हैं? एक तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि मैंने अपना कस्टम वीपीसी बनाया है। देन वहां पर 2 जोन बनाए थे, तो दोनों जोन को क्या कर रहा हूं? सिलेक्ट कर रहा हूं, एक टेस्टिंग और एक डेवलपर। सिक्योरिटी ग्रुप, नाउ आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप आल्सो। डिफॉल्ट के अंदर प्रोटोकॉल अलाउड करा दो, कभी भी आप बनाएंगे तो वो एक डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। नाउ प्रोटोकॉल एचटीटीपी और एचटीटीपी, और मेरा टारगेट कहां पर रूट होगा कि लोड बैलेंसर है, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो कहां पर मूव हो जाए? मेरे टारगेट ग्रुप में। और टारगेट ग्रुप के अंदर क्या है? मेरे सर्वर्स हैं। देन क्रिएट लोड बैलेंस। और गाइस यहां पर ये मेरा लोड बैलेंसर क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो। 1 मिनट में एक चीज और चेक कर लेता हूं यहां पर। अब गाइस यहां पर सिंपल सा एक और लॉजिक आता है कि यहां पे एक और आता है कि अब लोड बैलेंसर का ना एक यूआरएल जनरेट हुआ है, एक यूआरएल जनरेट हुआ है जिसके थ्रू आपको वेबसाइट क्या करनी है? एक्सेस करनी है। नाउ यू कैन सी कि अगर आपको लोड बैलेंसर का यूआरएल देखना है तो ये वो यूआरएल है डीएनएस, जिसके थ्रू आप क्या करोगे? अपनी वेबसाइट से। इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा? दूसरा कि ये यूआरएल है, अब अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस करेंगे। नाउ कि मैं अगर आप लोगों को ऑनलाइन जो भी बैठे हुए हैं गाइस, आप लोगों को मैंने शेयर करा ये यूआरएल चैट बॉक्स के अंदर, तो आप लोग क्लिक करिए और बताइए कि आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है। गाइस प्लीज क्लिक एंड रिप्लाई, वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। तो मैं भी इनकॉग्निटो में जाता हूं, बट अभी फिलहाल ये इस यूआरएल से हो रही है। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम है, यहाँ ये इतना बड़ा यूआरएल करेगा और यहाँ पर आपको पता भी लग रहा है कि ये जो लिंक है किस चीज का है। तो कोई पता लग रहा है कि यार अमेजोन पर कोई सर्विस बनाई हुई है, यानी कि लोड बैलेंसर बनाया उसका यूआरएल है। यानी कि मैं अब लोड बैलेंसर को भी अपना सिक्योर करना चाहता हूं। प्लीज माइक ऑफ कर दिया करो आंसर देने के बाद। अब मैं इसको और भी सिक्योर करना चाहता हूं, तो मैं अगर इसको और भी सिक्योर करना चाहता हूं तो हम लोगों ने एक सर्विस पढ़ी थी रूट 53। मैं अब लोड बैलेंसर के रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं रूट 53, यानी कि डीएनएस रूट 53। तो गाइस अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ट्रैफिक है वो मेरे कहां पर आए? डीएनएस पर आए। यानी कि अब सब लोग को किससे सर्च करना है? मैं चाहता हूं कि वो मेरा सर्च करें लुक लाइक का SUBHAM subham.rvinfo इस नाम से सर्च करें, talib.rvinfo, यानी मुझे 100 नाम यहाँ पर देने हैं ना वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 100 नाम दे सकता हूँ एक ही वेबसाइट के। गॉट इट माय पॉइंट? एक ही वेबसाइट के मैं 100 नाम फ्री कर सकता हूँ, अलग अलग नाम में दे सकता हूँ या अलग अलग डोमेन पे। अब मैं चाहता हूं कि अब यहां पर देखिए कि सर्वर मेरे कहां पर है। नाउ माय सर्वर इज अवेलेबल इन टारगेट ग्रुप। सर्वर के आईपी पे नहीं जाएगा। अब मेरा जो कम्युनिकेशन क्या होगा? मेरा कम्युनिकेशन कुछ तरीके होगा कि पब्लिक ट्रैफिक आएगा मेरे डीएनएस पे,
डीएनएस फॉरवर्ड करेगा लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा रूट पे, और यहां से वो ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगा सर्वर पे। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप डायरेक्ट सर्वर से कर रहे थे। अब आपका ट्रैफिक किस तरीके से रीडायरेक्ट होके जा रहा है, डीएनएस टू लोड बैलेंसर टू टारगेट ग्रुप टू सर्वर, यानी कि मैंने 4 लेयर्स डाल दिए। चलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ आई एम जस्ट कम टू द रूट 53। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले, आपको पहले अपना डोमेन रजिस्टर करना है, देन क्रिएट रिकॉर्ड। तो नेम है, तो इलियास रिकॉर्ड में क्रिएट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो लाइक यूके के नाम से ओपन हो, uk.rbinfosystem.com के नाम से। देन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, रीजंस मुंबई में मैंने एग्जीक्यूट करा है, यूआरएल यहां पर ऑटोमेटिकली यूआरएल आ गया, एंड क्रिएट है। अब गाइस आप इसको एक्सेस करिए, uk.rbinfosystem, uk.rbinfosystem.com के नाम से। तो आपकी जो वेबसाइट एक्सेस होगी, आपको ये नहीं पता लग रहा कि सर्वर 1 से आ रही है या सर्वर, क्योंकि दोनों पे क्या है, मिरर है। अगर वहां पे कोई भी सर्वर क्रैश भी हो जाएगा तो भी आपकी ये वेबसाइट क्या होगी, एक्सेस। अब आपको अगर ये चेक करना है कि सर्वर 1 से आ रही है सर्वर 2 से, तो मैं क्या करता हूं, एक सर्वर पे लॉगिन होकर वेबसाइट को चेंज कर देता हूं, और अब आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अब आपको इसको क्रॉस चेक कराने के लिए आई एम जस्ट कम टू द EC2, और EC2 पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, लॉगिन विद सर्वर 1, मैं वेब सर्वर 1 पर वेबसाइट का पेज क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो आई एम जस्ट कम टू सर्वर 1, copy public IP address, then click on remote desktop connection। सर वो पुराने वाले लिंक से भी ओपन हो रही है, ऐसा हुआ? वहां से भी वो भी होगी ना यार, वो मैं अगर नहीं दूंगा तो आपको लिंक मिलेगा क्या, आपको दे रखा है तो एक्सेस हो रही है, एक्सेस तो आईपी से भी होगी। सर ये हट नहीं सकती? भाई मैंने आपको दिया है ना, मैं हटा दूंगा ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या, संभव, वो तो मैंने आपको लिंक दिया है ना, उसी लिंक का ही तो नाम चेंज करा है मैंने, रीडायरेक्ट करा है ना वहां से। मैंने बोला पहले आप गेट नंबर 1 से डायरेक्ट जा रहे थे, अब आपको गेट नंबर 1 से 2 में जाना है, देन बाहर निकलोगे। तो गेट थोड़ी ना हटाया मैंने, गेट थोड़ी ना बंद करा। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो टारगेट ग्रुप पे जाने का रास्ता तो लोड बैलेंसर पर ही है। हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यूआरएल से एक्सेस कर रहे हो, मैंने बोला यूआरएल मैं किसी को दे नहीं रहा, क्योंकि यूआरएल से पता लग रहा है किस क्लाउड पे। अब मैंने आपको क्या दे दिया, डोमेन नेम। अब आप मुझे बताओ कि आरबी इन्फो सिस्टम आप सर्च कर रहे हो तो क्या पता लग रहा है आपको किस डोमेन से, वहां तो नाम ही आ रहा है, दैट्स इट। वो तो मैंने आपको दिया है ना, अगर मैं आपको दूं ही नहीं तो मैं कहता हूं सिस्टम सर्वर को आईपी से एक्सेस करके दिखाओ, कर लोगे, है सर्वर का आईपी मेरे पास है, मैं कर सकता हूं आईपी से, मेरे पास है आईपी। अभी मैंने ये सर्वर एक्सेस करा है, और आप देखिए अगर मैं यहाँ पर आईपी भी पेस्ट करूंगा तो भी मेरे पास वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी डायरेक्ट, बट इस केस में डायरेक्ट सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट, मैं नहीं चाहता मेरे सर्वर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट आए, तो मैंने लोड बैलेंसर, मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट लोड बैलेंसर को भी कोई एक्सेस करे, तो मैंने रूट 53 लगा दिया। क्लियर द पॉइंट? यस सर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैं यहाँ पर वेबसाइट चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट कम टू this group, this PC, iNetPub, www root, और ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट को डिलीट कर देता हूँ, एंड कॉपी अनदर वेबसाइट, ये इसकी जगह मैं इस सर्वर पे कोई दूसरी वेबसाइट एग्जीक्यूट डाउनलोड कर गया, एंड नंबर ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल,
और अब जब आप लोग एक्सेस करोगे तो किसी के पास वेब सर्वर 1 की वेबसाइट आएगी और किसी के पास वेब सर्वर 2 की वेबसाइट। यहाँ पर मैंने वेब सर्वर 1 को चेंज करा। अब दोनों सर्वर पे सेम वेबसाइट नहीं है ना, तो लोड बैलेंसर तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, आधी रिक्वेस्ट को 1 पर आधी को 2 पर। तो जो 1 पे जाएगी रिक्वेस्ट उसको 1 वाली वेबसाइट ही तो मिलेगी। अभी तो मैंने सेम करी हुई थी, इसलिए आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्वर 1 से आ रही है 2 से आ रही है। 1 पे करी है मैंने। नाउ गाइस, अभी ये वेबसाइट है, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ये आप लोग एक्सेस करिए अब uk.rbinfosystem.com uk.rbinfosystem.com। ये वाली है, ग्रेविटी वाली आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेविटो वाली आ रही है, तो मैं अगर इस सर्वर को डाउन कर देता हूँ, मैंने क्या करा, इस वाले सर्वर को डाउन कर दिया। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर को टारगेट ग्रुप से हटा देता हूँ। ऐसा नो तो अनहेल्थी, अच्छा मेरा अभी सर्वर अनहेल्थी हो रखा है, वो वाला सर्वर 1। गाइस अभी मेरा सर्वर 1 अनहेल्थी हो रहा है, इसलिए आ रहा है, मैं डी रजिस्टर कर देता हूँ इसको एंड आई एम जस्ट कम टू हियर EC2। अभी वही वाली वेबसाइट आ रही होगी सभी के पास। पहले मैं लोकली चेक कर लेता हूँ, अपने बाद टेस्टिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको पब्लिश करूंगा उसको। दिस इज अ वेब सर्वर, कॉपी एंड चेक वाया IP। तो गाइस यहाँ पर भी मेरी यही वाली, अरे यार कस्टम EMI है ना, कस्टम EMI के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रिबूट करना पड़ेगा। ग्रेविटी वाली आएगी, जबकि सर्वर 1 अटैच नहीं है आपका। आपकी जो वेबसाइट हो रही है वो सर्वर 2 से आ रही है, सर्वर 1 ऑलरेडी रिमूव हो चुका है आपके लोड बैलेंसर से, फिर भी आपके पास वेबसाइट एक्सेस हो रही होगी। लेकिन अगर मैं सर्वर 2 को भी क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, कस्टम इमेज है ना मेरे। कस्टम इमेज से बनाया ना मैंने, वो सेटिंग वही वाली उठाएगा। सेटिंग तो चेंज कर दिए। अभी रुक जाओ, अपडेट नहीं हुआ है। वो बस उठा ही नहीं रहा है ना, सेटिंग तो मैंने चेंज कर दी है, वेबसाइट तो मैंने अपडेट कर दी है दूसरी। बट अभी भी आप देख रहे हैं आपकी वेबसाइट अभी भी चल रही होगी RB वाली UK डॉट, क्योंकि ये आपकी सर्वर 2 से चल रही है, क्योंकि सर्वर 1 तो मैंने रिमूव ही कर दिया। लेकिन मैं अगर सर्वर 2 भी बंद कर दूंगा तो ये वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। इट गिव यू द एरर, क्योंकि अब आपको नहीं पता है कि uk.rbinfosystem.com एक्सेस हो रहा है। बैकएंड प्रोसेस क्या है, गूगल याहू फेसबुक आप एक्सेस करते हो ना, आपको बैकएंड नहीं पता। पूरा बैकएंड प्रोसेस ही होता है, वहां पे लोड बैलेंसर्स रखे हुए हैं, वहां पे सर्वर्स लगे हुए हैं, उसी तरीके से उन्होंने रीडायरेक्ट। तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट जाती है वो आपके DNS और DNS से लोड बैलेंसर तक। Click on web server 1, then copy, then paste enter। तो गाइस ये देखिए, ये वेबसाइट यहाँ पर अपडेट हो गई है, ठीक है। ये हनी वाली वेबसाइट है जो सर्वर 1 पर आ चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर 1 को दोबारा से लोड बैलेंसर के अंदर रजिस्टर कर,
2 तो ऑलरेडी है ही, 1 को भी मैं कर रहा हूँ ना रजिस्टर। अब रजिस्टर जैसे हो जाएगा ये, देन आपको क्या करना है, अब आप दोबारा से एक्सेस करना है अपने आरबी इन्फो सिस्टम वाली वेबसाइट को, और फिर आपको रिफ्रेश करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस वाले सर्वर पे जाएगी। गाइस प्लीज अगेन चेक। ये देखिए मैंने रिफ्रेश करा और चेंज हो गई वेबसाइट, uk.rbinfosystem। तो मेरे पास तो खुल ही नहीं रहा है भाई तो अपना इंटरनेट सही करा, uk.rbinfosystem.com। मैं भी वही कर रहा हूँ, रिफ्रेश करो, इनकॉग्निटो में ओपन करो भाई, वहां पे आपका कुकी सेव होती है, यहाँ पे फिर रिफ्रेश करा, आ गई ना। हाँ भाई सो क्लियर है एवरीवन? नहीं है तो 4 मिनट वेट करो, 4 मिनट के बाद, सर। ये विंडोज पर है यार, यहाँ पर हो रही इनकॉग्निटो है को क्या है ये? क्या साले, इनकॉग्निटो सिक्योर विंडो है, वहां पे हिस्ट्री या कुकी सेव नहीं होती है। राहत, कृष्णा, हर्षित, संभव क्लियर है? यस सर, क्लियर। एक्सेस हो रही है नहीं हो रही? So guys, this is your today project. Thank you. Please like and share. Target group